बुढ़ापा पेंशन बहुत बढ़िया है जी, स्कीम है तो जी बुजुर्गों को ना किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ता। बहुत बढ़िया पेंशन है रिया, अच्छा बढ़िया काम है रिया सरकार का, और इससे पर सरकार ना कभी आई ना कभी आने की। आन काम चल रहा बुढ़िया का सारे का, एक का नहीं सबका पेंशन है। बुजुर्ग आदमी नु किसी बात नहीं पसारना पड़ता, बच्चे ਨੂੰ तंग नहीं करना पड़ता, पैसे मिल जा, दवाई बुट्टी टाइम पर करने। हरियाणा में सबसे ज्यादा सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है, जिसे हाल ही में 3,000 रुपए से बढ़ाकर 3,200 रुपए मासिक किया गया है। 10 फरवरी 2026 को बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1,098 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिससे 34.14 लाख लोगों को सीधा लाभ पहुंचा है। वहीं सरकार की बुढ़ापा पेंशन से लाभान्वित बुजुर्गों का क्या कुछ कहना है, सुनिए उनकी जुबानी। बहुत ही बढ़िया फायदा जी, ऐसा तो फिर कभी फायदा होया भी नहीं। दवाई बुट्टी टाइम पर करने, कोई चीज लानी करनी हो अपने टाइम पर कर ले जी, जो अपना बुढ़ापे का अपना दवाई बुट्टी का काम चल जा, अपने खाने पीने का काम चल जा, बहुत बढ़िया जी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन न सिर्फ बुजुर्गों को आर्थिक तौर पर मजबूत बना रही है, बल्कि उनके सम्मान की रक्षा भी कर रही है। अब बुजुर्गों को अपनी दवाइयों के खर्चों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जानते हैं सीएम नायब सैनी उनकी जरूरतों का ख्याल रख रहे हैं। ये सम्मान दिया है बुजुर्गों को। 11 वर्षों में वृद्धावस्था पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ा करके ये 3,200 रुपए मासिक किया है, 3,200 रुपए मासिक। और इसी प्रकार हमने वृद्धावस्था पेंशन में सबसे ज्यादा 2,200 रुपए की बढ़ोतरी की। सशक्त हरियाणा, मजबूत हरियाणा। मुख्यमंत्री नायब सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा में बच्चे हो या महिलाएं, युवा हो या बुजुर्ग, सबकी प्रगति और मजबूती के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। आपको मालूम है कि द्रौपदी मुर्मू जी संथाल फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन के लिए बंगाल में सिलीगुड़ी गई थी। बागडोगरा एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने कोई नहीं आया, मुख्यमंत्री भी नहीं, उनके कोई अधिकृत मंत्री भी नहीं, कोई पदाधिकारी भी नहीं। और ये जो संथाली फिल्म महोत्सव था, आपको मालूम है कि बंगाल में भी और जुड़े झारखंड में भी संथाली लोग बहुत हैं, स्वयं अपनी राष्ट्रपति भी संथाली हैं। तो एक बड़ा ही कार्यक्रम था जो सिलीगुड़ी के ओपन मैदान में था, उसकी अनुमति लास्ट में कैंसिल कर दी गई और जो एयरपोर्ट है उसके बगल में एक छोटे से हॉल में वो कार्यक्रम कराया गया, जो संख्या भी नहीं थी। स्वाभाविक है, राष्ट्रपति जी को बहुत दुख लगा और उन्होंने बड़े स्नेहिल शब्दों में कहा कि ममता जी तो मेरी छोटी बहन है, लेकिन राष्ट्रपति आते हैं तो एक प्रोटोकॉल का पालन होता है। आज वो सब अखबार में बड़ा विस्तार से छपा हुआ है। और बाद में वो उस हॉल, वो उस मैदान में गई जहां बड़ी संख्या में आदिवासी बंधु आए हुए थे फिल्म फेस्टिवल को देखने के लिए। उनको पुलिस आग भगा रही थी कि तुम्हारा सिक्योरिटी पास नहीं, कैसे जाओगे। और ये सब महामहिम राष्ट्रपति जी ने स्वयं देखा, क्योंकि खबर मिली कि वहाँ बहुत लोग हैं जिनको आने से रोका जा रहा है, तो ये फिर स्वयं भी चली गई। ये क्या है? शुद्ध भाषा में मैं कहूं, क्या है ममता जी? राष्ट्रपति जी का करे अपमान और घुसपैठियों को बनाए मेहमान। यही तो उनकी कहानी है ना, राष्ट्रपति जी का करे अपमान और घुसपैठियों को बनाए मेहमान। देखिए, ये सब लोग संविधान की बात करते हैं और ये बात मैं भाजपा के राष्ट्रीय मंच से बहुत खुले शब्दों में बोलना चाहता हूं। ये सब लोग बात करते हैं कि संविधान खतरे में है। आज ममता जी और उनके सरकार के आचरण से देश के संविधान के सर्वोच्च पद पर बैठी महामहिम राष्ट्रपति का अपमान हुआ है। और वो क्या कह रही हैं? रोज चले आएंगे तो हम क्या करेंगे? जवाब है उनका
कि 2 दिन के इंफॉर्मेशन पर चले आएंगे तो क्या मतलब है इसका? मतलब ये कौन से शब्द हैं? माने भारत के राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला है, संथाली हैं, भारत की राष्ट्रपति हैं, यही आपके मन में इज्जत है क्या? ये बहुत शर्मनाक है, भर्त्सना योग्य है। और मैं पार्टी के राष्ट्रीय मंच से खुलेआम भर्त्सना करता हूं ममता जी की सरकार और ममता जी का स्वयं। देखिए मित्रों, ये लोग बार बार लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा ममता जी के कई निर्णयों के बारे में बताना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग के बारे में तो लगता है इन्होंने एक प्रकार से खुलेआम युद्ध ही कर रखा है। कल जब वो धरने पर थी तो देखा कि उनके एक एमपी हैं, क्या नाम लिया जाए उनका, उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिस तरह से उंगली दिखा रहे थे, अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं होते उनकी मैं उंगली काट लेता। ममता जी के सामने उन्होंने कहा। सर का इन्होंने कितना विरोध किया, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली एक विशेष व्यवस्था की, अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए आर्टिकल 142 में, कि ये कहा कि जुडिशियल ऑफिसर्स ही ऑब्जेक्शन का निराकरण करेंगे। और आज हो रहा है, सारे जुडिशियल ऑफिसर्स कर रहे हैं। और कुछ कमी हुई तो बगल के प्रदेश झारखंड और उड़ीसा से बुलाए गए। तो ये पूरा एसआईआर के आपत्ति का निराकरण कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के निर्देश पर हो रहा है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है। तो आपकी आशंकाओं में निराकरण में कोर्ट ने ये कार्रवाई की है, फिर भी आपको परेशानियां धरने में बैठी हुई हैं। आपको याद होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट में भी चली गई थी बहस करने के लिए। अब क्या बहस किया मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि आपके योग्य वकील लोग खड़े हैं। क्या कहना चाहती है ममता जी? क्या सुप्रीम कोर्ट पर दबाव देना चाहती थी? ये सवाल मैं कर रहा हूं, थोड़ा कानून समझता हूं। उसी के पहले आपको याद होगा पूरा जो वो ईडी का मामला हुआ था, जब इन्होंने फाइल छीन ली थी ईडी के पदाधिकारियों से, भागते भागते चली गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणी की थी, उसका सुप्रीम कोर्ट चली गई है खुद व्यक्तिगत रूप से। तो क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्या जुडिशरी? मोदी जी को तो जब जाते हैं बंगाल, जितनी कोशिश होती है उनके कार्यक्रम को असफल करने के लिए, उनको जगह नहीं मिले। प्रधानमंत्री के बारे में बता रहा हूं, संघ वगैरह का तो कार्यक्रम होता है तो शायद कोर्ट से उनको परमिशन लेना पड़ता है, तब उनको जगह मिलती है। बाकी महिलाओं के साथ क्या क्या हुआ है यहां मैं बताने की जरूरत नहीं समझता, चाहे वो मटुआ महिलाएं हों, चाहे वो मेडिकल की स्टूडेंट्स हों। तृणमूल के गुंडे जो भी अत्याचार करते हैं वहां की पुलिस खड़ी रहती है और ममता जी उनको संरक्षण देती है। तो क्या महिला कल्याण, पत्रकारों का हाल भी आपने सुना होगा, कितने पिटते हैं वो, अगर थोड़ा भी उन्होंने आपत्ति किया।